हुकूमतों को बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वह समाज चाहिए। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 5वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो इसका सही जवाब है पुतलिपा। पुतलिपा सिद्ध परंपरा के योगी का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, वह साहित्यकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। तो इसका सही जवाब है अबुल सईद। अबुल सईद वह इतिहासकार हैं जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। फिर से सुनिएगा, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है राउल बेली। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है। तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया। तो इसका सही जवाब है जोइंदु। जोइंदु कवि ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो इसका सही जवाब है सिद्ध साहित्य। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं। तो इसका सही जवाब है हिंदी के प्रथम महाकवि। और दूसरा पॉइंट है व्याकरण में पारंगत, यानी चंद्र बरदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि भी हैं और व्याकरण में पारंगत भी थे। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई कृत पृथ्वी राजरासों को प्रथम महाकाव्य भी माना है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले स्वयंभू आएंगे, 783 ईस्वी इनका समय है। उसके बाद लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत 972 ईस्वी, उसके बाद हेमचंद्र 1088 ईस्वी। तो सबसे पहले स्वयंभू आएंगे, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत और फिर हेमचंद्र। तो ये इसका सही अनुक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं।
पहला पॉइंट है वह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला, वह ईरान और भारत के फ़ारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। वह ईरान और भारत के फ़ारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। कौन? अमीर खुसरो। तो ये दोनों पॉइंट अमीर खुसरो के बारे में सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंदन बाला रास के रचयिता हैं। चंदन बाला रास के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है आशगु। आशगु कवि चंदन बाला रास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है, तो इसका सही जवाब है कवित्त छंद। पृथ्वीराज रासों में मुख्य रूप से कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है, तो किस भाषा में लिखा है? इसका सही जवाब है मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है। और पदावली ग्रंथ के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा था कि पदावली के आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति को। विद्यापति को पदावली रचना के आधार पर ही मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पौमचर्यु में वर्णन है। पौमचर्यु में वर्णन है, तो पौमचर्यु में किसका वर्णन है? इसका सही जवाब है राम का। राम का वर्णन पौमचर्यु में है। और पौमचर्यु रचना किसकी है? ये रचना है स्वयंभू की। ये रचना स्वयंभू की। और स्वयंभू किस परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो स्वयंभू जैन काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। कवि स्वयंभू जैन काव्य परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली भाषा में। पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो ने किस भाषा में लिखी हैं? तो वो खड़ी भाषा में लिखी हैं। अगला प्रश्न है डिंगल भाषा का अर्थ है। डिंगल भाषा का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, ये डिंगल भाषा का अर्थ है। यानी अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा डिंगल भाषा कही गई है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था, तो इसका सही जवाब है एटा का पटियाला गांव। एटा का पटियाला या पटियाली गांव अमीर खुसरो का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार हैं। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है शारंगधर। अगला प्रश्न है विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो विद्यापति ने
मैथिली भाषा में काव्य रचना की। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द उपयुक्त किया। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया। तो इसका सही जवाब है हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया था। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता की भाषा है, तो कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। और कीर्तिलता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है और मिश्रित अपभ्रंश में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बालचंद विजावई भाषा दुहनहि लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? फिर से सुनिएगा, बालचंद विजावई भाषा दुहनहि लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की किस रचना की यह पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है कीर्तिलता। कीर्तिलता की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो अमीर खुसरो की रचना पुरुष परीक्षा नहीं है। ये किसकी रचना है? ये भी विद्यापति की रचना है। विद्यापति। पुरुष परीक्षा भी विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्तिधारा के कौन कौन से कवि हैं? रैदास हैं, नानक हैं और कबीर हैं। ये निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूल्हा में ढोला के पिता का नाम है। ढोला मारूरा दूल्हा में ढोला के पिता का नाम है। तो इसका सही जवाब है राजा नल। राजा नल ढोला के पिता का नाम है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता है। तो ये किसकी मान्यता है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब है संयोगिता की ओर झुकाव। संयोगात्मकता की ओर झुकाव। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, कम्मान बान छुट्टहि अपार लागंत लोह इस सारी धार। घमसान धान सब वीर सेत घन स्त्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाला युद्ध का वर्णन है? किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना।
पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन है। फिर सुनिएगा, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन है। तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। और ये किसकी रचना है? ये चंद्रबरदाई की रचना है। और प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा है और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो इसका सही जवाब है देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है। तो इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो और श्रीधर। सबसे पहले चंद्रबरदाई आएंगे, फिर जगनीक आएंगे, फिर खुसरो आएंगे और उसके बाद श्रीधर आएंगे। श्रीधर ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। तो ये इनका सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो इसका सही जवाब है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा को लौकिक चरित काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसका सही जवाब है गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? तो उनके गुरु का नाम है मच्छंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार हैं। महापुराण के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है पुष्यदंत। पुष्यदंत महापुराण के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों योमनाथों में सबसे पुराने हैं। सिद्धों योमनाथों में सबसे पुराने हैं। इसका सही जवाब है मच्छंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, विशल देव रासो की नायिका का नाम है। विशल देव रासो की नायिका का नाम है। तो इसका सही जवाब है राजमती। राजमती विशल देव रासो की नायिका का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजे, बाजंत अनहद दूर। फिर से सुनिएगा, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद दूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है गोरखनाथ। हमारा अगला प्रश्न है,
भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर से सुनिएगा। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, वह रचनाएं जिनमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। वह रचनाएं जिनमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। इसका सही जवाब है जम्बू स्वामी चर्यु, पौम चर्यु और महापुराण। इन तीनों में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। इसका सही जवाब है सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है, तो इसका सही जवाब है वीर और श्रृंगार रस। वीर और श्रृंगार रस पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। तो इसका सही जवाब है सरहपाद, जो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है, तो इसका सही जवाब है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो इसका सही जवाब है कबीरदास। हठयोग का पल्लवन कबीरदास में हुआ है, और कबीरदास भक्तिकाल से संबंधित हैं। भक्तिकाल की निर्गुण शाखा से कबीरदास का संबंध है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। फिर से सुनिएगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है। तो ये कथन किसका है? ये कथन रामकुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण
को प्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं? तो इसका सही जवाब है कर्नल टाड। कर्नल टाड ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक माना है। और इसके अलावा और किसने किसने अप्रमाणिक माना है? तो कविराज मुरारी दीन ने, श्यामल दास ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, डॉक्टर बूलर ने, पंडित गौरी शंकर ओझा ने इसे अप्रमाणिक माना है। जबकि प्रमाणिक किसने किसने माना है? तो कर्नल टाड ने माना है, मिश्र बंधुओं ने भी माना है। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने भी इसको प्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर दास ने भी इसको प्रमाणिक माना है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास यह जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शिलांकित रचना है। तो इसका सही जवाब है राउल वेल शिलांकित रचना है। अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक हैं। यहाँ पर चरित्र लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे चरियु भी लिखा मिलेगा। जसहर चरियु या चरित्र के लेखक हैं। इसका सही जवाब है पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की। तो इसका सही जवाब है देवसेन ने दब्ब सहाव पयास की रचना की। अगला प्रश्न है, खंड काव्य है। तो इसका सही जवाब है संदेश रासक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या मानी गई है। आलवार संतों की संख्या मानी गई है। तो इसका सही जवाब है 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है, कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना माना जाता है कैमासवध। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। तो इसका सही जवाब है पौमचर्यु जो कि स्वयंभू की रचना है। ये अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है। तो इसका सही जवाब है डिंगल। अभी एक जगह पे आपने पढ़ा कि पिंगल है, लेकिन इसका सही जवाब यहाँ पर डिंगल दे रखा गया है, जबकि इसका सही जवाब पिंगल ही है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, डिंगल है या पिंगल है, क्योंकि इसके पहले जो आंसर था उसमें पिंगल लिखा हुआ था और यहाँ पर जो आंसर है वो डिंगल लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतर पुस्तकों में तो पिंगल ही मिलता है।
पिंगल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, तो इसका सही जवाब है विशलदेव रासो। अगला प्रश्न है, पंडिय सल शत बखाणे, देह ही बुद्ध बसंत न जाने। यह काव्य पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है शरहपाद की। यह पंक्ति शरहपाद की है। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक या वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, तो इसका सही जवाब है परमाल रासो। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है, तो इसका सही जवाब है स्वयंभू। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, तो इसका सही जवाब है गोरखनाथ को। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है, तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य माना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। पंक्ति रचित है या पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की, तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के वह कवि हैं जिन्होंने अपनी रचना खड़ी बोली में भी की है। अगला प्रश्न है, विद्यापति दरबारी कवि थे। विद्यापति दरबारी कवि थे, तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के। कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति, और इन्हीं के ऊपर इन्होंने कीर्तिलता लिखी है। कीर्तिलता रचना लिखी है। अगला प्रश्न है, सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं, तो इसका सही जवाब है शरहपाद। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है, तो आल्हा खंड से नाम प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम आल्हा खंड भी है। परमाल रासो को ही आल्हा खंड भी कहा जाता है और इसी को परमाल रासो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हमारा आज का
अंतिम प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। फिर से सुनिएगा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो इसका सही जवाब है विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।